डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है मीडिया फिल स्टडी। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी एसेप्टिक प्रिपरेशंस होती है या जो स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, जिसे पेरेंटल प्रिपरेशंस भी कहते हैं, तो इसमें एसेप्टिक प्रोसेसिंग होती है। और इसी एसेप्टिक प्रोसेसिंग को वेरीफाई करने के लिए या इसको इंश्योर करने के लिए कि मेरी प्रोसेसिंग एसेप्टिक हो रही है, मीडिया फिल स्टडी रिकमेंडेड है। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके कंटेंट्स है, सबसे पहले हम गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या गाइडेंस अवेलेबल है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया फिल, प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीडिया फिल कि मीडिया फिल से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमारी तैयार होनी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ मीडिया फिल, देन एग्जीक्यूशन ऑफ मीडिया फिल, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या गाइडेंस हमारे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहला गाइडेंस है यूएस एफडीए सीडीआर का गाइडेंस है, स्टेराइल ड्रग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेप्टिक प्रोसेसिंग। सो ये यूएस एफडीए का गाइडेंस है जिसमें आपकी एसेप्टिक प्रोसेसिंग के लिए लिखा है कि किस तरह से होनी चाहिए, और उसी में एक पार्ट जो है मीडिया फिल स्टडी किस तरह से करनी चाहिए, उसके क्या क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होने चाहिए, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स इसमें डिटेल में मेंशन किए हुए हैं। सेकंड गाइडेंस है WHO TRS 961 Annexure 6 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सो ये एक WHO का गाइडेंस है जिसमें स्टेराइल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। देन पिक्स का गाइडेंस है PE 009 Annexure 1 मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। देन HP FBI कनाडा का भी एक गाइडेंस है मीडिया फिल स्टडी के लिए, जिसका नाम है प्रोसेस वैलिडेशन एसेप्टिक प्रोसेस फॉर फार्मास्यूटिकल्स। देन यूजीएमपी का एनेक्चर 1 है जिसमें स्टेराइल प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी हुई है, और इसी में मीडिया फिल का भी कुछ पार्ट मेंशन किया हुआ है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट गाइडेंस थी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे पुल की हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बुक्स भी है, गाइडेंस भी है, आप और भी चाहिए तो रिफर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया फिल। मीडिया फिल हम क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है। सो मीडिया फिल इज एप्लीकेबल फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स ओनली। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि जो हमारी स्टेराइल प्रिपरेशंस होती है, पेरेंटल प्रिपरेशंस होती है, या एसेप्टिक प्रिपरेशंस जिसे कहते हैं, तो मीडिया फिल केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती है। नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए मीडिया फिल एप्लीकेबल नहीं होती है। और हम इस प्रोसेस को, जो एसेप्टिक प्रोसेसिंग हमारी की जो रिक्वायरमेंट है कि स्टेराइल एरिया के अंदर हमें जो भी प्रोसेसिंग है वो एसेप्टिक होनी चाहिए, और ताकि हमारा प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, उसको वेरीफाई करने के लिए हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते हैं। और क्योंकि जैसा आपको पता है कि स्टेराइल डोसेज फॉर्म बहुत क्रिटिकल होता है ऑन द पार्ट ऑफ स्टेरिलिटी, क्योंकि अगर स्टेरिलिटी फेलियर अगर आता है तो कोई भी बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आ सकते हैं प्रोडक्ट पे और पेशेंट पे। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीडिया फिल स्टडी आपके स्टेराइल प्रिपरेशंस में और वैलिडेशन एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रीरिक्विजिट्स ऑफ मीडिया फिल, कि मीडिया फिल करने से पहले हमारे पास में क्या क्या चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि कोई भी एक्टिविटी हमने करनी होती है तो उसका प्रोटोकॉल तैयार होना चाहिए, तो उसका प्रोटोकॉल साइंड ऑफ प्रिपेयर करके साइंड ऑफ होना चाहिए। एचवैक सिस्टम जो है उसका हमारा क्वालिफाइड होना चाहिए, कि जिस जिस भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारा एचवैक सिस्टम डिज़ाइन हुआ है उसका IQ, OQ और PQ सारा कंप्लीट हो और एरिया अंडर कंट्रोल हो। जितने भी UDAF है, जिसे हम पहले लेमिनार एयर फ्लो भी बोलते थे, वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो या हॉरिजेंटल लेमिनार एयर फ्लो स्टेराइल एरिया के अंदर है, वो भी सारे क्वालिफाइड होने चाहिए। देन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपका स्टीम स्टरलाइजर हुआ, डिपारेजनेशन टनल हुआ, फिलिंग मशीन हुआ, बंक प्रोसेसर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो ये इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स है। जो भी ऑपरेटर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं मीडिया फिल स्टडी के अंदर, तो उनका प्री क्वालिफिकेशन हुआ होना चाहिए, कि उनको पता हो कि एसेप्टिक प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, स्टेराइल प्रोसेसिंग एरिया के अंदर जो है किस तरह से बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ों का उनको पता होना चाहिए कि गाउनिंग हमने किस तरह से करनी है, शिफ्ट चेंज ओवर में किस तरह से हमने एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है, अगर कोई मशीन ब्रेक डाउन होता है तो कैसे हमने हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें उन ऑपरेटर्स को
पता होनी चाहिए, तभी वो क्वालिफाइड होते हैं। जो हम इंक्यूबेटर्स या वॉक इन रूम्स हम यूज़ करने वाले हैं मीडिया फील्ड यूनिट्स को इंक्यूबेट करने के लिए, वो भी क्वालिफाइड होनी चाहिए। और मीडिया जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर जो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट उसका या जो भी क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है वो सारी पूरी हुई होनी चाहिए पहले ही। देन एलिमेंट्स ऑफ मीडिया फील्ड के अंदर अंदर किस किस चीज पार्ट को हमने देखना होता है। सिलेक्शन ऑफ ग्रोथ मीडिया, कि मीडिया फील्ड के लिए हम जो मीडिया सिलेक्ट करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेसिस पे उसको सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट रन कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंटेनर क्लोजर किस तरह से सिलेक्ट करना होता है, लाइन स्पीड किस तरह से हम कंसीडर करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ हमारी एसेप्टिक एरिया में कैसे सिमुलेट करते हैं, सारे इंटरवेंशंस हम कैसे इंक्लूड करते हैं और सारे ऑपरेटर्स को किस तरह से इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ों का हमने जब मीडिया फील्ड एक्टिविटी करते हैं तो उस समय हमने ध्यान रखना होता है। कितनी हमने यूनिट फिल करनी है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर और उसका ड्यूरेशन हमने किस तरह से प्लान करना है और उसके रिजल्ट्स हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं मीडिया फील्ड के, तो इसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए और ये सारे चीज़ें हमारे मीडिया फील्ड के प्रोटोकॉल में एड्रेस्ड होनी चाहिए। देन सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मीडिया, कि मीडिया हमने किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है। जनरली जो लोग यूज़ करते हैं इसमें SCDM, सोयाबीन केजीन डाइजेस्ट मीडियम, ये मीडियम लोग मीडिया फील्ड के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसे ट्रिप्टोन सोया ब्रॉथ भी बोलते हैं। देन मीडिया फील्ड में जो मीडिया यूज़ हो रहा है उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि उसका ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में पास होना चाहिए। और ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसमें सारी कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमने इस एक्टिविटी में सिलेक्ट किए हुए हैं। जैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया होना चाहिए, यीस्ट होना चाहिए, फंगस होना चाहिए, एनवायरमेंटल आइसोलेट्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। और ये पर्टिकुलर एक्टिविटी एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होता है कि 10 to 100 CFU का सस्पेंशन बना के और इसकी ग्रोथ हम चेक करते हैं कि ये ग्रोथ प्रमोट कर पाता है या नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रन एंड कंटेनर क्लोजर्स। तो हमने जो रन सेलेक्ट करना होता है कि रन टाइम हमारा कितना होना चाहिए मीडिया फिल के लिए, उसका बेसिस ये होता है कि जिस पर्टिकुलर कंटेनर के लिए, जो क्लोजर के लिए, जो कंटेनर क्लोजर का जिस सेट के लिए मैं मीडिया फिल कर रहा हूँ, तो उस मीडिया फिल में मेरे कितने प्रोडक्ट्स चलते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट्स चलते हैं उसमें सबसे बड़ा बैच साइज किसका है और नंबर ऑफ वाइल्स सबसे ज़्यादा किसकी भरी जाती है और सबसे ज़्यादा टाइम किसका लगता है। तो अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसमें किसी में 6 घंटा लगता है, किसी में 8 घंटा लगता है, किसी में 12 घंटा लगता है, तो नेचुरली मैं 12 घंटे का रन सेलेक्ट करूँगा कि मेरी मशीन जो है वो 12 घंटे पे तक चलनी चाहिए। और कंटेनर क्लोजर जो मेरे कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले कंटेनर क्लोजर है, सेम कंटेनर क्लोजर को मैं मीडिया फिल के लिए सेलेक्ट करता हूँ। तो ये हो गया रन सिलेक्शन और कंटेनर क्लोजर सिलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं लाइन स्पीड एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो लाइन स्पीड में क्या है कि अगर हम बहुत फास्ट चलाते हैं तो इंटरवेंशंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और बहुत स्लो चलाते हैं तो आपको जो वायल है उसमें ओपन टाइम ज़्यादा मिलता है, तो कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने प्लान करना चाहिए कि कुछ टाइम हमारी लाइन जो है वो फास्ट स्पीड पे चले और कुछ टाइम जो है वो स्लो स्पीड पे चले, ताकि हमारी पूरी रेंज कवर हो सके। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस जिस तरह से हम रूटीन में मेंटेन करते हैं उसी तरह से हमने इस टाइम पे भी मीडिया फिल में भी मेंटेन करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि मीडिया फिल अगर हो रहा है तो मीडिया फिल के टाइम पे हम जो है वो एक्स्ट्रा क्लीनिंग करें, यानी जैसे रूटीन में मैं 3 बार क्लीनिंग करता हूँ एरिया का, अगर मीडिया फिल है तो मैं पता चला 5 बार क्लीनिंग कर रहा हूँ, तो उससे हमें जो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे एक्चुअल प्रोसेस के होंगे वो मीडिया फिल में नहीं मिलेंगे। या जब मेरा रूटीन प्रोडक्शन होता है तो मेरे 5 ऑपरेटर एरिया के अंदर होते हैं, लेकिन जब अभी मीडिया फिल कर रहा हूँ तो मैंने केवल 2 ही ऑपरेटर भेजे हैं, तो वो भी करेक्ट नहीं है। वो आपको जिस तरह से आप रूटीन में करते हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटर आपके रूटीन में होते हैं उतने ही ऑपरेटर जो है आपके मीडिया फिल के टाइम पे भी होने चाहिए। देन रन साइज एंड मीडिया फिल फ्रीक्वेंसी। तो 3 रन जनरली हमने लेने होते हैं मीडिया फिल के क्वालिफिकेशन के लिए, कि जब भी हम क्वालिफिकेशन करते हैं तो 3 रन होने चाहिए।
एक पर्टिकुलर कंटेनर क्लोजर के लिए और एक पर्टिकुलर लाइन के लिए। देन मीडिया फिल रिक्वालिफिकेशन जो है हर 6 महीने में हमने करना होता है। अगर एक बार हमने सारे कंटेनर क्लोजर के कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो क्वालिफाई कर लिए, तो फिर हमने हर 6 महीने में उनको रिक्वालिफाई करना पड़ता है। देन नंबर ऑफ वायल्स हमने कितनी भरनी होती है? नंबर ऑफ वायल्स मिनिमम हमने 5000 वायल हर रन में भरनी ही चाहिए। अगर बैच साइज मेरा, कई बार ऐसा होता है कि जो ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स है या बायोटेक के प्रोडक्ट्स है जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और जिनके बैच साइजेस बहुत छोटे होते हैं, जिसमें तकरीबन कभी 500 वायल्स बनती हैं, कभी 1000, कभी 1500 वायल बनती है। तो अगर ऐसे कोई केसेस है तो उसमें जो मेरा बैच का एक्चुअल बैच साइज है मैंने वो कंसिडर करना चाहिए मीडिया फिल स्टडी के लिए। अगर मेरा 1500 वाइल्स का बैच साइज है तो मुझे 1500 वाइल्स का बैच साइज कंसिडर करना चाहिए मीडिया फिल के लिए, अगर मेरा बैच साइज 5000 वाइल से कम है तो। जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है मीडिया फिल के लिए, जनरली लोग 5000 से 10,000 वाइल्स के बीच में भरते हैं या 10,000 से थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ वाइल्स भरते हैं। देन इंक्यूबेशन ऑफ मीडिया फिल, जो हम मीडिया फिल करते हैं तो उसकी यूनिट्स को हमने किस तरह से इंक्यूबेट करना चाहिए ये हमने बताया है। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ वाइल्स या नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारी होती है जो हम फिल करते हैं, ये एक क्वालिफिकेशन के लिए अराउंड 30,000 यूनिट्स होती है या 35,000 यूनिट्स होगी। तो आपको जो स्पेस चाहिए होता है इसके लिए, इंक्यूबेशन के लिए, वो काफ़ी बड़ा चाहिए होता है। तो या तो आपके पास में वॉक इन इंक्यूबेटर्स हो जिसको आपने पहले से ही क्वालिफाई करके रखा हो, या वॉक इन रूम्स हो या बड़े रूम्स हो जिसको आपने टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हो। तो सबसे पहले इसका जो सेट टेम्परेचर जो भी हम रखते हैं उसको ±25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये मेंटेन होने चाहिए रूम्स। और एनी टेम्परेचर कोई भी हम 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के बेसिस पे मीडिया फिल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इंक्यूबेशन पीरियड जो रिकमेंडेड है वो टोटल 14 डेज का इंक्यूबेशन होना चाहिए। जनरली जो लोग इंक्यूबेट करते हैं 7 डेज सबसे पहले 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं और उसके बाद 7 डेज वो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ मीडिया फिल, कि ये तो सारी एक्टिविटी हो गई, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं। अगर मैंने लेस देन 5000 यूनिट्स भरी है तो कोई भी यूनिट कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। इफ वन और मोर यूनिट्स आर कंटामिनेटेड देन रीवैलिडेशन शैल बी डन। अगर मेरी एक यूनिट अगर कंटामिनेट हो जाती है तो मुझे मीडिया फिल रीवैलिडेशन करना होगा। अगर मैं 5000 से 10,000 वाइल्स भरता हूँ या यूनिट भरता हूँ तो देन एक यूनिट अगर कंटामिनेट होती है तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ मीडिया फिल, यानी मीडिया फिल का रिकंसिडरेशन करके मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर 2 वाइल कंटामिनेटेड मिल जाती है देन रिवैलिडेशन हमने करना चाहिए विथ इन्वेस्टिगेशन। देन थर्ड कंडीशन है अगर हम 10,000 से ज़्यादा भरते हैं, इफ वन यूनिट इज कंटामिनेटेड इन 10,000 देन इन्वेस्टिगेशन हमने करना चाहिए कि उस कंटामिनेशन का क्या रीज़न है। और अगर 2 यूनिट से ज़्यादा कंटामिनेट हो जाती है, 2 होती है या 2 से ज़्यादा हो जाती है, देन हमें रिवैलिडेशन करना चाहिए। तो ये अलग अलग मैट्रिक्स है कि अगर 5000 से कम भरते हैं तो किस तरह से हमने इंटरप्रेट करना होता है, 5000 से 10,000 के बीच में भरते हैं तो हमने रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करना होता है, और अगर 10,000 से ऊपर भरते हैं तो रिजल्ट्स को हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना होता है। देन इंटरवेंशंस ऑफ मीडिया फिल, यानी जैसे हमने ये जाना कि मीडिया फिल में हमने जो जो रूटीन इंटरवेंशंस होते हैं वो हमने इसमें सिमुलेशन करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि यानी हमें जो मीडिया फिल के रिजल्ट्स है वो एक्चुअल एक्टिविटी से अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं हो या हमें करेक्ट रिजल्ट ना आए। तो उसके लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन हमने सिमुलेट करने चाहिए मीडिया फिल के टाइम पे, जैसे लोडिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स ऑनलाइन। क्योंकि जैसे पता है कि आपको कंटेनर्स और क्लोजर्स जो है लाइन पे लोड करने होते हैं, क्लोजर्स जो है आपके प्रोसेसर में और प्रोसेसर के बाद में आपके मशीन पे लोड करने होते हैं जिससे भंगिंग होती है। देन मशीन स्टॉपेज, बहुत बार आपकी मशीन बीच में चलते चलते स्टॉप होती है, तो आपके पास में ये पहले से डेटा होना चाहिए कि तकरीबन अगर आपका 8 घंटे का रन है तो आपकी मशीन तकरीबन कितनी बार चलते चलते किसी वजह से रुक जाती है। तो कम से कम उतना स्टॉपेज हमको सिमुलेट करना चाहिए। चेंज ऑफ ऑपरेटर्स,
जैसे जब भी आप शिफ्ट के बेसिस पे चेंज होते हैं ऑपरेटर, या किसी और वजह से चेंज होते हैं बीच में, कि यानी टी टाइम के लिए अगर कोई एक ऑपरेटर गया तो दूसरा आ जाता है, या जो भी हमने प्रोसीजर बना रखा है तो वो ऑपरेटर भी चेंज होने चाहिए बीच में। लंच एंड टी ब्रेक्स एज पर रूटीन। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टेराइल एरिया के लिए जब जो भी लंच टाइम होगा तब भी मशीन बंद होगी, या मशीन बंद नहीं होगी तो ऑपरेटर चेंज होगा। तो हम लंच और टी ब्रेक्स को किस तरह से हैंडल करते हैं अपने एरिया में, उसी तरह से हमने इसमें भी सिमुलेट करना चाहिए। देन ऑपरेटर चेंज, ये हमने पहले ही बात कर ली ऑपरेटर चेंज की। शिफ्ट चेंज, जब मेरी ए शिफ्ट से बी शिफ्ट आती है या बी से सी शिफ्ट आती है, तो मैं इसको फिलिंग के टाइम पे किस तरह से हैंडल करता हूँ, उसी तरह से मैंने इस जगह पे भी हैंडल करना होता है। देन ग्लव्स चेंज, आपकी अगर एसओपी में कहीं लिखा है कि अगर मेरे को 3 घंटे में या 4 घंटे के बाद में ग्लव्स चेंज करने हैं, या क्लीनिंग की एक्टिविटी करता हूँ उसके बाद में ग्लव्स चेंज करने हैं, या जब भी किसी दूसरे चेंज रूम्स में चला जाता हूँ उसके बाद में ग्लव्स चेंज करने हैं, तो वो हमने सिमुलेट करना होता है इसमें। क्लीनिंग ऑफ ब्रोकन कंटेनर्स, तो आपको पता है जैसे कि यानी जब भी हमारी वायल्स या एम्पूल्स लाइन पे चलते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ ब्रेकेज होता है। तो आपको इसका डेटा आपके पास में होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम कितने बार ब्रेकेज होता है, और वो ब्रेकेज को आपने सिमुलेट करना है कि ब्रेकेज हुआ, और ब्रेकेज होने के बाद में जितने टाइम के लिए आप मशीन को स्टॉप करते हैं तो मशीन को स्टॉप करें, और उसके बाद में क्लीनिंग करते हैं तो उसी तरह से क्लीनिंग भी करें। और उसके बाद में जब हम फिलिंग करते टाइम पे अगर हमारी एसओपी में ये लिखा है कि मुझे फिलिंग जब चालू करता हूँ स्टॉपेज के बाद तो भी इतनी यूनिट्स रिमूव करनी है, तो वो भी करें ताकि यानी एक्चुअल सिमुलेशन इसका हो सके। रूटीन एरिया एंड मशीन क्लीनिंग, बीच में अगर कोई एरिया क्लीनिंग की एक्टिविटी करते हैं आपकी एसओपी के हिसाब से फिलिंग के दौरान, तो वो भी उसी तरह से होनी चाहिए। चेंज ऑफ फिलिंग टैंक, जैसा कि आपको पता है कि बैच मैन्युफैक्चरिंग का साइज़ जो है ज़्यादा हो सकता है और फिलिंग टैंक का साइज़ जो है वो कम हो सकता है। तो आपको एक बैच को फिलिंग करने के लिए हो सकता है 2 या 3 बार फिलिंग टैंक चेंज करना पड़े, तो वो उतने बार फिलिंग टैंक आपके मीडिया फिल में भी चेंज होना चाहिए। देन इन प्रोसेस सैम्पलिंग, जब हमारा प्रोसेस चलता है तो बीच बीच में इन प्रोसेस के लिए वॉल्यूम चेक करने के लिए, या वेट चेक करने के लिए, या आपकी सीलिंग वेरीफाई करने के लिए, या रेडी टू फिल आपके कंटेनर्स को वेरीफाई करने के लिए पर्टिकुलर मैटर के लिए बीच बीच में सैंपल पिक होते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी जो हमने फिक्स कर रखी है और जो हम रूटीन में फॉलो करते हैं वही अभी भी फॉलो करनी चाहिए मीडिया फिल में भी। देन रूटीन सरफेस एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो जो भी हमारे एसओपी के हिसाब से जो भी हमने एसओपी में लिखा है कि शिफ्ट में 1 बार करना है या 2 बार करना है, जो भी हमारे एसओपी के अंदर लिखा है और जो हम रूटीन में फॉलो करते हैं मीडिया फिल के इसके एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए और सरफेस मॉनिटरिंग के लिए, तो सेम हमने मीडिया फिल के टाइम पे भी मॉनिटर करना होता है। देन रिपीट चार्जिंग ऑफ स्टॉपर्स, सो जो स्टॉपर्स है ये आपका ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने चार्ज कर दिया है तो वो पूरी शिफ्ट पे चलते रहेंगे, वो आपके कई बार आपको चार्ज करने पड़ते हैं, आपके बैच साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपका हाईएस्ट बैच साइज है तो उसके हिसाब से आपको अगर 5 बार चार्ज करने पड़ते हैं, 4 बार चार्ज करने पड़ते हैं उसके अंदर स्टॉपर, तो आपको वो चीज़ भी सिमुलेट करनी होती है। देन सिमुलेशन ऑफ पावर फेलियर, तो अगर पावर फेलियर होता है इन बिटवीन तो आप एक्टिविटीज़ को किस तरह से हैंडल करते हैं रूटीन में, उसी तरह से आपको इसमें भी सिमुलेट करना है। अगर आपके पावर बैकअप इस तरह से है कि अनइंटरप्टेड पावर बैकअप रहता है, तो मे बी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके इसमें पावर बैकअप होने की वजह से पावर फेलियर नहीं होता है। सो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने प्रोटोकॉल में कवर करना होता है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ मीडिया फिल, ये तो सारी चीज़ें हो गई कि भाई हमने किस किस तरह से करना है, क्या इसके एलिमेंट्स हो गए, लेकिन एक्चुअल जब हमने मीडिया फिल एक्टिविटी करनी होती है तो हमने सिक्वेंशियली क्या क्या चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले हमने प्रोटोकॉल बनाना होता है, बना के साइन ऑफ करना होता है। देन क्योंकि ये हम मीडिया फिल के बैच को जो है बैच प्रोसेसिंग के जैसे प्रोसेस करते हैं, इसमें सारी एक्टिविटी होती है, तो इसके लिए प्रॉपर बीएमआर बनाना होता है मीडिया फिल का, कि
मैं कब मटेरियल इशू करूंगा, कौन सा मटेरियल इशू करूंगा, इशुएंस स्लिप लगेगी, उसके बाद में बीएमआर इशू होगा, बीएमआर इशू होने के बाद में मटेरियल इशुएंस है। तो इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हमने पहले से ही बीएमआर बना के रखना पड़ता है प्रोटोकॉल के बेसिस पे, कि हमने इसमें क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है और क्या क्या एक्टिविटी किस तरह से उसके रिकॉर्डिंग का प्रोविजन क्या होगा। देन ट्रेनिंग ऑफ मीडिया फिल एक्टिविटी शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द कंसर्न पर्सनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग मीडिया फिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइदर वो प्रोडक्शन से पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी से कर रहा है, या क्वालिटी कंट्रोल से कर रहा है, या इंजीनियरिंग से कर रहा है, उन सभी को थॉरो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उन्हें मीडिया फिल में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि इंजीनियरिंग के पर्सन भी जब बीच में अगर कभी ब्रेकडाउन होता है तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं, वो भी हमने सिमुलेट करना होता है बीच में। देन जीपीटी मीडिया का ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट हमने करना होता है। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट करने के बाद में हमारा जब मीडिया क्वालिफाई हो जाता है तो जो भी मटेरियल्स हमें मीडिया फिल के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि मीडिया कंटेनर क्लोजर्स, ये हमने वेयर हाउस से इशू करवाने पड़ते हैं। देन जैसे हम बैच बनाते हैं तो उसी का सिमुलेशन करते हुए हमने मीडिया प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये हमने मैन्युफैक्चरिंग एरिया में मैन्युफैक्चरिंग टैंक के अंदर प्रिपेयर करना होता है, जैसे आप रूटीन में बैच बनाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होती है आपकी कंटेनर्स और क्लोजर्स जो पैरेलली आपके इशू हुए हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, उसको आपने स्टरलाइज करने होते हैं। स्टरलाइज करते टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपके रूटीन में वैलिडेटेड साइकिल्स है कंटेनर के वैलिडेशन की, कंटेनर के डिपाइरोजनेशन और स्टरलाइजेशन की, और क्लोजर के डिपाइरोजनेशन और स्टरलाइजेशन की, वही हमने फॉलो करनी होती है, और उसी से ही इन दोनों को स्टरलाइज करना होता है। और साथ में मशीन पार्ट्स को भी स्टरलाइज करना होता है। और उसके बाद में जो प्रिपेयर्ड मीडिया होता है उसको हमने 0.2 माइक्रोन से स्टरलाइजिंग ग्रेड फिल्टर, जो 0.2 माइक्रोन का है, जो फिल्ट्रेशन ट्रेल हम रूटीन बैच के लिए यूज़ करते हैं, वही फिल्ट्रेशन ट्रेल हमने यहाँ पे भी यूज़ करनी होती है। और उससे हमने फिल्टर करके, और जैसे हम फिलिंग टैंक में कलेक्ट करते हैं बैच को, उसी तरह से मीडिया को भी कलेक्ट करना होता है। देन उसके बाद में हमने फिलिंग मशीन असेंबल करनी होती है एलएफ के अंडर में, और फिलिंग मशीन असेंबल करने के बाद में देन मीडिया इन कंटेनर्स में, जो कंटेनर्स और क्लोजर्स है, इसमें फील करके और सील करना होता है। देन जब हम मीडिया फिल करते हैं तो इसमें जो भी इंटरवेंशंस अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे, ये सारे इंटरवेंशंस हमारे पूरे प्रोसेस में इंक्लूड हो। और अगर आपकी प्रोसेस में अगर और भी कुछ इसमें इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि लिस्ट एक्सक्लूसिव नहीं है, तो आप अपनी प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने के बाद में अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी इंटरवेंशंस ऐड होने चाहिए तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, तो वो आपने इसमें सिमुलेट करने होते हैं। देन मीडिया फिल वाइल शैल बी विजुअली इंस्पेक्टेड। जो आपकी फील्ड यूनिट्स है उसको जैसे हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं उस तरह से विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है। और विजुअल इंस्पेक्शन जो है ट्रेंड आपके विजुअल इंस्पेक्टर्स ही करते हैं। देन विजुअल इंस्पेक्टेड वाइल्स जो है, इसमें जो यूनिट्स है जिसमें आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई है या आपकी प्रॉपरली सील्ड नहीं हुई है, जो रूटीन में जो वाइल्स, जिस तरह की वाइल्स आप रिजेक्ट करते हैं, वही वाइल्स यहाँ पे भी आपको रिजेक्ट कर देनी है, और उसको आपको इंक्यूबेशन के लिए कंसिडर नहीं करना है। और इंस्पेक्शन होने के बाद में ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, इनको आपने 7 डेज के लिए 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट कर देना है। 7 डेज के बाद में आपने यूनिट्स को चेक करना है किसी ग्रोथ के लिए, और उसके बाद में नेक्स्ट हायर टेम्परेचर पे जो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस पर शिफ्ट करना है। और जब हमारा 14 दिन का ग्रोथ इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है, तो 14 दिन का इंक्यूबेशन कंप्लीट होने के बाद में हमने इन वाइल्स को इंस्पेक्ट करना होता है। 100% वाइल्स को इंस्पेक्ट करना होता है, और ये चेक करना होता है कि किसी वाइल में टर्बिडिटी तो नहीं आई है, क्योंकि इन वाइल्स में ग्रोथ का इंडिकेशन जो है वो टर्बिडिटी होगा, कि किसी में हेजीनेस आ गया या टर्बिडिटी आ गई तो वो आपका ग्रोथ का इंडिकेशन होगा। देन इसमें एक चीज़ हमने ध्यान रखनी होती है कि अगर मेरे प्रोडक्ट में रूटीन में टर्मिनल स्टरलाइजेशन है, कि यानी मेरा फिलिंग और सीलिंग होने के बाद में फिर स्टरलाइजेशन भी होता है, तो ये स्टेप हमने अवॉइड करनी होती है। क्योंकि अगर मैं टर्मिनल स्टरलाइजेशन उसका कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल जो उसमें
एसेप्टिक प्रोसेसिंग है उसको मैं इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा कि मेरी प्रोसेसिंग जो है वो एसेप्टिक हो रही है या नहीं हो रही है। और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 रन्स, जैसे हमारे 3 रन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हमने मीडिया फिल की रिपोर्ट बनानी होती है। और अगर कोई भी अगर कंटामिनेटेड यूनिट इसमें मिलता है तो हमने उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जिसमें हमारे पूरी प्रोसेस को इवेल्यूशन होता है और जो कंटामिनेशन आया है उसका भी आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन आपका स्पीशीज लेवल तक होना चाहिए, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो कंटामिनेशन आया है और जो स्पीशीज इसमें रिप्रोड्यूस हुई है ये आपके इनपुट मटेरियल से आई है या आपकी ह्यूमन से इंटरवेंशन से आई है या किसी और चीज़ से, या आप स्टरलाइजिंग रेट फिल्टर ने कुछ फॉल्टी परफॉर्म किया है या इंसिडेंटल कंटामिनेशन है, तो ये आपको क्लियर कट पता चलना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। देन डॉक्यूमेंटेशन, जब मीडिया फिल कंप्लीट हो जाता है तो इसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना होता है। प्रोटोकॉल तो हम पहले ही बना लेते हैं साइंड ऑफ करके। देन इसमें ट्रेनिंग रिकॉर्ड लगता है, बैच रिकॉर्ड्स जो तीनों बैच के मीडिया फिल के होते हैं वो इसके साथ में लगते हैं। मीडिया फिल की रिपोर्ट बनती है। अगर हमारा कोई यूनिट कंटामिनेटेड होता है तो देन उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है। जो भी स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड्स और डिपाराइजेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, जो प्रिंटआउट्स आपके स्टरलाइजेशन साइकिल के और इसके साइकिल के आते हैं आपके, वो भी लगते हैं साथ में। जो मीडिया हम यूज़ करते हैं सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट मीडियम, उसका ग्रोथ प्रमोशन का टेस्ट लगता है। जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड होता है एरिया का, वो भी इसके साथ में लगाना होता है। देन फिल्टर इंटीग्रिटी की जो रिपोर्ट्स हम प्री इंटीग्रिटी करते हैं और पोस्ट इंटीग्रिटी करते हैं, उसी फिल्टर इंटीग्रिटी की रिपोर्ट हमने साथ में लगानी चाहिए। और जो इंक्यूबेटर्स या वॉक इन रूम्स या चैम्बर्स है उसका टेम्परेचर का रिकॉर्ड भी साथ में लगा होना चाहिए। और मटेरियल इश्योरेंस रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो भी साथ में लगे होने चाहिए। इसके साथ में जो आपके डिस्पेंसिंग टैग्स वगैरह होते हैं जैसे हम BMR वगैरह में लगाते हैं, तो वो भी इसके साथ में लगे होने चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया। दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशन था मीडिया फिल स्टडी के ऊपर, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी मीडिया फिल को समझने में और किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं ये समझने में। मुझे आशा है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो आप और लोगों से भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और अगर अभी तक के अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।